मारपीट के खिलाफ बड़ी लड़ाई का मन बना लिया है। उत्तर भारतीय सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने एमएनएस और राज ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी है। इसमें एमएनएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। पहले याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में यह याचिका डाली गई, यानी कि राज ठाकरे और एमएनएस को अब कानून का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि देश का कानून भेदभाव की इजाजत नहीं देता है, तो राज ठाकरे और उनकी पार्टी के सामने काफी परेशानियां हो रही हैं। चुनावी इतिहास बताता है कि मारपीट की सियासत से सभी एमएनएस को चुनाव से ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा है। बाल ठाकरे हिंदुत्व के पैरोकार थे। शिवसेना यूबीटी के लिए अब हिंदुत्व बड़ा मुद्दा नहीं रहा है, अब बीजेपी के पाले में जा चुका है। ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव की दोस्ती से भी कुछ खास होगा ऐसा लगता तो नहीं है। फिर भी कई सारी तस्वीरें, रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारतीयों का प्रण, गुंडा राज के खिलाफ रण। जश्न आजादी पर गुंडा राज से आजादी। उत्तर भारतीयों ने कसा शिकंजा, गुंडा राज पर कानूनी पंजा। महाराष्ट्र में अब राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले तो इनकी पार्टी ने जगह जगह उत्तर भारतीयों की पिटाई की। पीड़ितों में उत्तर भारतीय और गरीब हिंदू थे। महाराष्ट्र चुनाव में हिंदी विरोध अब राज ठाकरे पर बैकफायर कर सकता है, क्योंकि उत्तर भारतीयों ने गुंडा राज के खिलाफ लड़ाई का मन बना लिया है और अब उन्होंने पीआईएल दायर कर दिया है। आज राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो पर प्रांतियों पर भाषा के नाम पे मार रहे हैं, द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि मैं हाई कोर्ट में याचिका दायर करूं, आज मैं याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाया हूं। जब कानून से राज ठाकरे की पार्टी का सामना होगा तो पार्टी मुश्किलों में घिर सकती है, क्योंकि कानून भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। और राज साहब ठाकरे, आप जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, भाषा के नाम पे लोगों को मार रहे हो, परप्रांतीय उत्तर भारतीयों को मार रहे हो, मैं समझता हूं देश का कानून सबके ऊपर है और कोर्ट आपके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश देगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ लगातार पिटाई की घटनाएं हुई हैं। अभी 4-5 दिनों पहले महाराष्ट्र में ठाणे जिले के कल्याण में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक फूड स्टॉल वाले पर हमला किया था। इससे पहले मीरा रोड वाली घटना ने काफी तूल पकड़ा था और इन दोनों घटनाओं के अलावा कभी ऑटो चालक तो कभी पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ मनसे कार्यकर्ताओं ने अभद्र व्यवहार किया था। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मराठी मानुस के लिए उनका और राज ठाकरे का साथ आना जरूरी है। राज्यसभा सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए इंटरव्यू में इन्होंने साफ किया था कि मराठी भाषा और मराठी मानुस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर किसी को उनके और राज ठाकरे के साथ आने से परेशानी है तो वो उनकी समस्या है। हिंदी भाषा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी 2 आदेशों को वापस लेने के बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ मंच भी साझा किया था। उद्धव राज की दोस्ती में कितना दम, बेस्ट चुनाव में कौन पार्टी बेदम। माना जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ मिलकर आगामी निकाय चुनाव लड़ सकती है। हालांकि निकाय चुनाव से पहले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने द बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव के लिए हाथ मिला लिया है। इस चुनाव को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ताकत की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी और शिवसेना से होगा। बेस्ट चुनाव आगामी 18 अगस्त को होने जा रहा है। इस चुनाव को काफी दिलचस्प माना जा रहा है। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव बेस्ट उपक्रम के कर्मचारियों की सहकारी ऋण समिति का वार्षिक चुनाव है। आगामी चुनाव ये तय करेगा कि सोसाइटी और इसमें होने वाले वित्तीय फैसलों की कमान किस पैनल के पास होगी। बेस्ट चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने
हाथ मिला लिया है और उत्कर्ष पैनल का गठन भी किया है। इस पैनल में 21 सदस्य हैं। इसमें शिवसेना यूबीटी के 18 और राज ठाकरे की मनसे के 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति संघ से है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को चुनौती देने के लिए बीजेपी और शिवसेना ने भी पैनल का गठन किया है। इस पैनल में बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, नीतीश राणे और शिंदे सेना के किरण पावस्कर शामिल हैं। प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड की श्रमिक उत्कर्ष सभा, नीतीश राणे का समर्थ बेस्ट कामगार संगठन और किरण पावस्कर की राष्ट्रीय कर्मचारी सेना शामिल है। ये सभी मिलकर ठाकरे ब्रदर्स को चुनौती देंगे। मारपीट से अपनी राजनीति चमकाने वाले राज ठाकरे को यूं तो इसका लाभ कभी नहीं मिला। अब स्थानीय निकाय चुनाव से पहले दी बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी बेस्ट चुनाव में जनता का मन क्या निकलकर सामने आता है, वो किसको वोट देगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। राजलक्ष्मी जोशी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। सुनील सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं राजलक्ष्मी जोशी जी के पास। राजलक्ष्मी जी, अभी तक विवाद खत्म नहीं हुआ है, बात वहीं चल रही है। एक के विवाद और कई सारे विवाद जुड़ते जा रहे हैं। अभी मराठी और हिंदी का विवाद खत्म नहीं हुआ कि मीट का विवाद शुरू हो गया कि 15 अगस्त को मीट बैन की जानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बेमतलब का विवाद है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही विवाद शुरू हो गया। ये देश में किस तरह के विवाद हो रहे हैं? जी नमस्ते मनोज जी। जी नमस्ते। और मुझे लगता है कि ये विवाद खास करके जो महाराष्ट्र और वो भी मुंबई में, थाने में, ये सब जो चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जब तक ये बीएमसी, टीएमसी ये सब इलेक्शन नहीं हो जाते, ये सब चुनाव होकर उसके परिणाम नहीं आते, तब तक मुझे लगता है ये विवाद चलने वाला है। क्योंकि मुझे तो ये पूरा राजनीतिक मामला नजर आ रहा है। मुझे लगता है आपको भी ये पता ही चल गया होगा अब तक जी कि अचानक से ये सारे जो विवाद उठ खड़े हुए हैं, जो पक्ष और वो भी पहले जो इन्हीं सब मुद्दों में जिन्होंने हामी भरी थी, जो आप हिंदी को पढ़ाने के विषय में बोलिए, या फिर ये जो स्वतंत्रता दिवस के दिन ये जो मीट बैन है, ये इसके विषय में बोलिए, ये सभी विषयों में आप अगर देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी और उनसे पहले कांग्रेस, ये सभी इसमें सम्मिलित थे। ये इन्होंने भी यही सब जो है, इन्होंने ये सब जो ऐसे ही रेगुलेशंस पास किए थे, उन्होंने भी उनके सरकार के वक्त में। और आज अचानक से उनको ये इन्हीं सब विषयों में, इन्हीं सब मुद्दों में उनको मुद्दा नजर आ रहा है। तो आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो मतलब या तो वो पूरी तरीके से भूल गए हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या किया था, या तो फिर वो जानबूझकर ये भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, ये सब मुझे लगता है नॉन इश्यूज है जिसको हाइप किया जा रहा है जानबूझकर लोगों के इमोशंस से खेलने के लिए। क्योंकि ये जो भाषा का विषय है, आप देखिए कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कुछ पहले के शोज में कि महाराष्ट्र में ये तो चलता ही रहा है कि तीनों भाषा सिखाए जाते थे। ये जो आप अंग्रेजी बोलिए या मराठी तो था ही, सबको कंपलसरी था, और हिंदी भी पढ़ाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ाई नहीं जाती थी किसी को। लेकिन ये, और जब उद्धव ठाकरे जी थे तो उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा वो मुख्यमंत्री थे एक काल में, तो वो जब थे उस वक्त उन्होंने पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक का जो है उन्होंने पास किया हुआ था। लेकिन पास किया हुआ था, और हिंदी कितनी जरूरी है इसलिए अपने बेटे को ट्यूशन भी लगाया हुआ था। सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद में सुनील शुक्ला साहब के पास भी चलूंगा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सैयद जब्बाद, बात लगता है कि खत्म नहीं होगी, दूर तलक जाएगी। और बात के आगाज से पहले सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कोई सवाल ये नहीं कर रहा है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, वहां से कोई एक्शन नहीं हो रहा। और मौजूदा पुलिस शासन और केंद्रीय आपका नेतृत्व, जितने भी लोग हैं,
वो सब खामोश दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं दिख रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, या जो त्रिभाषाई कानून लेकर के आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसको वापस ले लिया, तो अपनी बात पर उनको अडिग रहना चाहिए था। आप जो है चुनाव के चलते, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे क्षेत्रीय चुनाव हो, सब में अपनी राजनीति करते हैं। अब जब राजनीति का आपको पलटवार मिला है, और मैं हिंसा को तो समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन भाषा के आधार पर जो नफरत फैलाई जा रही है वो चिंताजनक है, और देश के लिए भी चिंताजनक है। मौजूदा सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो वो कानून लेकर के आई थी, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हिंदी को अनिवार्य करिए, तो हिंदी अनिवार्य है हर जगह, जिसकी मर्जी होती है पढ़ता है। भाषा सीखने के लिए किसी को किसी इसके ऊपर जो है अपनी आइडियोलॉजी थोपने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप दूसरी तरफ, आज आपने जिक्र करा तो आपको बता दूं, वो नया चीज लेकर के आ गए, धर्म आधारित जो है वो मुद्दा लेकर के आ गए कि भाई साहब जो है अब आपको जो है 15 अगस्त वाले दिन और तमाम जगह पर जो है वो मीट नहीं मिले। छोटे व्यापारियों के ऊपर हमला है। अब छोटे व्यापारी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो रोजमर्रा काम करने वाले हैं, आपने उनको एक धर्म सेंट्रिक जो है वो सिंबॉलिक तौर पर बनाया और अपना राजनीतिकरण करने की कोशिश करी। क्योंकि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर आपने धर्म आधारित मुद्दों को चुना, और तमाम टीवी चैनल पे कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं कि धर्म आधारित मुद्दों को लेकर के बहुत सी जगह हिंसा भी होती, लेकिन उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा कूद करके हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप देखिए डिबेट में जब आप उनको इस त्रिभाषाई कानून को लेकर के और जो भाषा के ऊपर विवाद हो रहा है, उनको आप डिबेट में आमंत्रण देंगे तो जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आते हैं, बच रहे हैं ऐसे मुद्दों पर। क्योंकि आग में घी डालने के काम मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अब यहाँ पर भाषाई उन्होंने उनको रिटेलिएट करा है, जो उनकी धर्म आधारित राजनीति थी उसको जो है उन्होंने भाषा आधारित बना दिया। गठबंधन आपका रहा, इतना पुराना गठबंधन आपका, एक वक्त में बड़े भाई वो होते थे, छोटे भाई आप होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े भाई हैं, पहले हुआ करते थे, वो छोटे भाई हो गए। तो ये दो भाइयों के बीच की लड़ाई में जनता पिस रही है। वो अपने आप को कट्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम हिंदुत्व के जो है झंडा बरदार फरमा बरदार हैं। वो कह रहे हैं कि हम मराठी अस्मिता के झंडा बरदार और फरमा बरदार हैं। अब ये दो जो है वर्चस्व की लड़ाई बनती चली जा रही है। क्योंकि आप तो दिल्ली के अंदर रहते हैं, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी जो है वो अभी एक इलेक्शन हुआ और उसको भी इतना आय बना दिया, पहले तो हम लोग को याद ही नहीं होता कौन अध्यक्ष, और भाजपा के अंदर ही लड़ाई है। भाजपा के अंदर अब वो बाद का विषय है कि भाजपा के अंदर लड़ाई है, अंदर है, वो तो हर राजनीतिक पार्टी में लड़ाई होती है। कांग्रेस में भी दो बड़े नेताओं में, कांग्रेस में के गांधी परिवार में लड़ाई नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच तलखी नहीं है? वो तो हर राजनीतिक पार्टी में होता। सैयद भाई, सुनील शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। याचिका उनने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया है, वापस लेने के लिए कह दिया, वापस ले ली गई। अब सुनील शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। सुनील जी, क्या कह के लगाई है और आपको उम्मीद है कि इस पर हाई कोर्ट कोई संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसमें जो ऑर्डर आया है स्पष्ट है कि आप हाई कोर्ट में जाइए जी। और उस समय आपको अगर याद रहेगा जब राज ठाकरे ने मारना शुरुआत कर दी थी, जब याचिका लगी थी तब ये हॉलिडे था। और जहां तक हमारी पार्टी ने एक विचारधारा रखी थी, सनातनी हिंदू विचारधारा, और यहाँ पर देखा जा रहा कि हिंदू हिंदू को मार रहा है भाषा के नाम पर, जबकि भाषा विवाद था ही नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी इसके साथ लिप्त है, खुलकर ये साथ में नहीं दिख रही है, लेकिन पीछे से जो प्लानिंग हो रही है वो देवेंद्र फडणवीस की प्लानिंग है। मैं आपको आंकड़े के आधार पे बताता हूँ। 2004 के जो चुनाव हुए थे, मुंबई का डेमोग्राफिक चुनाव बोलूंगा, 35 सीट थी, उसमें से कांग्रेस को, सत्ताधारी को केवल 10 सीट आई थी। और जब 2008 में जब राज ठाकरे ने मारना शुरुआत कर दिया था, उस समय कृपाशंकर होम मिनिस्टर थे, एक उत्तर भारतीय होम मिनिस्टर जिनके नियंत्रण में पुलिस आती है, कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो 2009 के चुनाव में क्या होना चाहिए था कि कांग्रेस को कम सीट आना चाहिए था, लेकिन उत्तर भारतीय ने डर कर पूरा का पूरा वोट दिया। भाई साहब, 36 में से 17 सीट आ गई थी उस समय सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ये मन से बन गई थी।
तो मारने से फायदा क्या होता है ये दोनों जानते हैं, इतिहास में बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। 10 से 17 सीट सत्ताधारी पार्टी की हो गई, तो इस बार क्या होता अगर उत्तर भारतीय विकास सेना, हमारी पार्टी जो है उत्तर भारतीयों की आवाज जो उठाती है, अगर हम खड़े नहीं होते तो परप्रांतीय एक साइडेड वोट करता था बीजेपी को, और दूसरा फायदा मिलता था मनसे को। मनसे को उस समय जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई, 6 सीट आई थी, 5 सीट पर उद्धव थे, 4 सीट पर बीजेपी थी। ये गणित में बता रहा हूं। तो इनको मालूम है कि नफरत की राजनीति करने से, नफरत करने से, मारने से, परप्रांतियों को मारने से मराठी एक साथ संगठित होगा और कहीं ना कहीं राज ठाकरे का नंबर बढ़ेगा, और उसका एक इफेक्ट होगा, जो परप्रांतीय है वो खुलकर वोट वन साइडेड बीजेपी को देगा। लेकिन इस समय उत्तर भारतीय विकास सेना आने के कारण हमारे पार्टी के लोगों को लोग वोट करेंगे, किसी और उत्तर भारतीय को नहीं। हम समझते हैं सामाजिक समता, आर्थिक बराबरी जरूरी है, उससे बड़ा जो है डर। जब घर में से कोई व्यक्ति घर से बाहर जब निकलता है उत्तर भारतीय, तो उसकी माँ या उसकी बहन ये सोचती है कहीं मेरे पिताजी, कहीं मेरे भाई को, कोई मेरे पति को ना मारे, ये डर लगा रहता है। और आज ये जहन है ना, ये लोगों के बीच में आ गया है। पहले है ना एक पॉलिटिकल पार्टी मार रही थी, अब अपॉलिटिकल जो है, जिनका पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं, अगर तत्व नहीं है उनके पास तो बोलेंगे आप मराठी में बात करो। सामने वाला मराठी में नहीं बात कर पाएगा, वहीं वो पीटा जाएगा, चाहे वो सही भी व्यक्ति हो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि विवाद में कोई तो गलत होगा, लेकिन यहाँ पे उनको एक ढाल मिल गया है, जो एक राजनीतिक तरीके से बीजेपी ने राज ठाकरे के द्वारा ये ढाल दे दिया है मराठी भाइयों को, और ये द्वेष भावना जो फैला रहे थे इसको बंद करने का काम करना था। मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है कि आप रेमेडी एग्जॉस्ट करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है। और मैं हाईकोर्ट को अप्रोच कर रहा हूं, सभी रेमेडी एग्जॉस्ट करने के बाद, मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं। और क्यों ना जाए, एक समाज जो पीड़ित है, जो वंचित है, शोषित हो रहा है, उसके लिए यहां सत्ताधारी पार्टी वोट लेने के बाद उसकी सुरक्षा नहीं कर रही है, तो हम कहां पर जाए, कहां पे गौर लगाएं? देखते हैं सुनील सिंह, जो कि सुनील शुक्ला के वकील हैं, एक बार उनके पास चलेंगे। याचिका लगाई है सुनील सिंह, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपने इस याचिका में कौन से बिंदु डाले हैं, उन बिंदु के तहत आपको लगता है कि ये बड़ी बातें हैं और कोर्ट इन्हें जरूर इंटरटेन करेगा, इस पर गंभीरता से विचार करेगा और हो सकता है कि कोई निर्णय ले? ये याचिका है, रिट पिटीशन हमने फाइल की है मुंबई हाईकोर्ट में, और याचिका इस बेस पे कि सुनील भैया 9 अक्टूबर 2024 को इंसिडेंट हुआ था इनके ऑफिस में। 30 मनसे के कार्यकर्ता आए थे और इन्हें मारने की कोशिश किए थे और धमकी भी दी। उसके बाद से कंटिन्यूअस इनको, इनके फैमिली को धमकी दी जा रही है जान से मारने की। और उसके बाद भैया ने कई बार डीएन नगर पुलिस स्टेशन में, कमिश्नर ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस में, हर जगह पे कंप्लेन फाइल की। 9 महीने हो गए, कंप्लेन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, इनका स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया, कुछ नहीं किया गया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पे पहले रेमेडी आपका जो है वो एग्जॉस्ट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके बाद अभी हमने ये याचिका मुंबई हाई कोर्ट में फाइल की है, ऑनलाइन अभी फाइल की है। राजलक्ष्मी जी, आपने देखा हमारे सामने तो सुनील शुक्ला भी बैठे हुए हैं, मनसे के कार्यकर्ता ने उनको मारने की कोशिश की, इस बात की शिकायत 9 महीने, ऐसा भी नहीं है कि बीएमसी का चुनाव भी आ गए हैं तो अभी इस मामले को गरमाने की कोशिश की गई है। 9 महीने पहले उन्होंने शिकायत की है, ना पुलिस ने पूछने की कोशिश की, ना जानने की कोशिश की, और ना इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई। जी मनोज जी, ये बिल्कुल बहुत ही संगीन मामला है, और मुझे खुशी है कि इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और मुझे भरोसा है कि हमारे कोर्ट की तरफ से उनको पूरा न्याय मिलेगा। ये इसमें पूरी कार्रवाई होगी और उसका न्याय मिलेगा इनको। तो ये बात जो है, ऐसी बातें, ये जो भाषा आधारित या धर्म आधारित ऐसी हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मैं पूरी तरीके से इसकी निंदा करती हूँ, और मुझे लगता है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई की जो है, इसकी जो एक अगर आप कह रहे हैं कि एक स्पेशलिटी या यूएसपी ये है कि यहाँ सभी भाषाओं के, सभी धर्मों के लोग जो है मिलजुल कर इसको एक फाइनेंशियल कैपिटल बनाया हुआ है हमारे देश का, और ये गर्व है हमारे देश के लिए। और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि कितना निवेश होता है, कितनी बिजनेस होती है, कितना व्यापार होता है,
हर तरह के लोगों को इसमें यहाँ पर पूरी तरीके से उनको जो है हमेशा प्रगति ही हुई है उनकी। तो ये यहाँ पर इस तरीके का हिंसा, इस तरीके की घटनाएं, ये बहुत ही बुरा एक संदेश जाएगा, निवेश के विरुद्ध जाएगा। ये सब हमारे इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए ये निवेश के विरुद्ध ही जाएगा सब। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम लिया है उन्होंने कि जो अभी कोर्ट में से भी उनको अभी उनकी सुनवाई होगी, तो मुझे लगता है उसमें उनको पूरी तरीके से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। और सैयद जब्बाद मेरे साथ जो मौजूद है। अभी- सैयद जब्बाद, आप क्या मानते हैं? मनोज भाई, देखिए, अभी तक मैंने सभी को सुना है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन किसी ने भी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और केंद्रीय नेतृत्व की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार से कोई सवाल नहीं करा। नहीं कहा ना, नहीं, सुनील शुक्ला कह रहे हैं ना, सुनिए, वो कह रहे हैं कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, सरकार को गंभीर निर्णय लेने नहीं चाहिए नहीं इस पर। नहीं नहीं, जिन सख्त लफ्जों में मजम्मत करनी चाहिए थी, वो मुझे कहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा से अपने आप को करीब करने वाले लोग कोई सवाल नहीं उठा रहा। आपका चैनल है जो लगातार भाषा विवाद को लेकर के सवाल उठा रहा है, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के अंदर खामोशी है, चुप्पी है, कोई जो है सरोपेर लेने वाला नहीं है। तो आप जो है आकर के जनता के बीच आकर के इस चीज को सुनिश्चित करें कि भाषा के आधार पर विवाद नहीं होगा। इसमें प्योर राजनीति है, सब जान रहे हैं, और सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। सब चाह रहे हैं कि हमको बीएमसी चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन आप भाषा आधारित और राजनीति करने से ज्यादा है कि आप जनता का नुकसान कर रहे हैं। जो जनता का नुकसान हो रहा है, जो महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र के लोगों का नुकसान हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग देखते हैं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे न्यूज भी बनती है, क्या छवि जाएगी हमारे भारत की। और महाराष्ट्र के अंदर तो विदेश से लोग बहुत आते हैं। एक जो है पूरा, अगर आप कह दें कि पूरे विश्व के अंदर महाराष्ट्र को जो है एक दूसरे तौर पर देखा जाता है। आपसी संवाद हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? आप लगातार वो कानून बनाते हैं जिससे विवाद पैदा होता है, और जहां आपको लगता है कि इससे पॉलिटिकल नुकसान होता है तो आप बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर पर्दे के पीछे से खेल करते हैं। पर्दे के पीछे से खेल करने की जरूरत नहीं, महाराष्ट्र का नुकसान करने की जरूरत नहीं। अब आप बताइए, इस बात को लेकर के विवाद था कि महाराष्ट्र का बेसिक बिजनेस उठा करके आप गुजरात लिए गए, और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच भाषा का विवाद था, तभी दो प्रदेश बने थे। यही सच्चाई थी महाराष्ट्र की, लेकिन आपने उसको फिर से जो है पुराने जख्मों को जिंदा करा। किसने करा? मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की। और किसने करा? गुजरात लॉबी ने। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि इस विवाद को जिंदा करने वाले लोग गुजरात लॉबी के लोग थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर एक डेंट लगाने की कोशिश करी। आर्थिक तौर पे भी लगी और आइडियोलॉजिकल तौर पे भी आपने लगाने की कोशिश करी कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मानसिकता थोप दें। ऐसा होने वाला नहीं। पूरा विश्व का इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि जब भी आप किसी विवाद को जन्म देते हैं, उससे जो आग पैदा होती है, उससे जो है आपका घर भी जलता है। ये मत देखिए कि पड़ोसी के घर में जो है वो इस चीज से आग लगेगी और हमको जो है अपना बड़ा मजा आएगा। नहीं, मजा लेने की कोशिश ना करी जाए, अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए इस विवाद को लेकर के। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सैयद जब्बाद। हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि इस पर राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए, लेकिन राजनीतिक रोटियां तो सेकी जा रही हैं क्योंकि बीएमसी का चुनाव है। सुनील शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील शुक्ला, मैं अभी हाल ही में चूंकि भाषा विवाद चल रहा है, मराठी बनाम हिंदी चल रहा है, मराठी बनाम उत्तर भारतीय चल रहा है, ये बीएमसी चुनाव के पहले अक्सर हमने देखा है और मारपीट की स्थिति चलती है, लेकिन सारे बड़े निर्णय अब बीएमसी चुनाव को इर्द गिर्द लेके हो रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर शिंदे को ही मान लीजिए, एकनाथ शिंदे को मान लीजिए, चूंकि वो यूडीडी के मंत्री हैं, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं और ठाणे के पालक मंत्री हैं, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला कर दिया। 799 करोड़ रुपए जो कि अवैध निर्माण के थे, जुर्माने के, माफ कर दिए उन्होंने। अब आप आगे चले जाइए, 15 अगस्त पर मीट बैन होने चाहिए, इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि साहब हम किसी के खाने पे आज़ादी नहीं लगाते हैं, और ये विपक्ष पार्टियां मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि ये तो शरद पवार ने किया। वो क्यों हुआ? क्योंकि कल्याण और डोंबिवली है, उसकी नगर पालिका ने, महानगर पालिका ने आदेश निकाल दिया। तो ये मुझे लगता है कि सब तो बीएमसी के चुनाव के इर्द गिर्द हो रहा है ना।
देखो, जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, ये वो पार्टी है जिसने बीफ एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर इस देश का है अलाना सन्स, ये मुंबई में स्थित है। इस पार्टी से ये लोग ने चंदा भी लिया हुआ है। शिवसेना में ने 2019 का, मैं आपको डेटा दे दूंगा, जो बॉन्ड इन्होंने लिया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसमें इन्होंने 5 करोड़ का चंदा ले लिया। तो बात करते हैं हिंदूवादी सनातनी का, बात करते हैं बीजेपी ने खुद ने अभी 2024-25 का अगर बात कर रहा हूँ, वो आंकड़ा बता रहा हूँ, 2 करोड़ का चंदा लिया है। तो एक जगह पर आप हिंदू बटोगे तो कटोगे बात करते हो, और नैतिकता आप दिखा रहे हो हिंदू की तरफ, और सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर, 40% बीफ एक्सपोर्टर वाली कंपनी अलाना सन, आप गूगल पर डाल देंगे या मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, बीजेपी ने चंदा लिया हुआ है, बार बार चंदा लिया है। तो ये बीजेपी बेसिकली एक व्यवसाय कर रही है, ये व्यापार के लिए बनी हुई है, इनका कोई विचारधारा नहीं होता है। हिंदी सक्ति का जो कानून लाना था, ये तो मीटिंग हुई इनकी राज ठाकरे के साथ की, सुनील शुक्ला सुप्रीम कोर्ट चले गया, अब तो मार तो नहीं सकते, तो हिंदी मराठी का विवाद उसको आगे लाते हैं। तो इन्होंने एक थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी का जो लाया, ये आग में तेल डालने का काम किया। सब उस समय है ना, बच्चों का एग्जाम चल रहा था और छुट्टी डिक्लेयर होने वाला था, तो जब स्कूल ही नहीं खुल रहा उसके पहले आपने उसी समय आपने क्यों ये काम किया? आपने इंटेंशनली इसलिए किया कि राज ठाकरे को ये मुद्दा अच्छी तरह मिले, ताकि मराठी हिंदी का विवाद रहे और हिंदुओं को मारा, हिंदी भाषियों को मारा जाए, और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी चाहती है। उनको किसी से लेन देन नहीं है। जो समझ लीजिए बीफ एक्सपोर्टर से पैसा ले सकती है, बटोगे कटोगे बोलकर हिंदुओं को डायरेक्ट के वोट ले सकती है, मदरसाओं को 10 लाख का आवंटन करा सकती हैं और मौलानाओं का वेतन बढ़ा सकती है, वो पार्टी कुछ भी कर सकती। वो हिंदुओं के साथ खेल कर रही है, हिंदू के भावनाओं के साथ खेल कर रही है। और ये केवल ये महानगर पालिका चुनाव नहीं, जितने भी चुनाव है उनको मालूम है, जो बजट है, सोचिए ना 3 साल तक, अगर विधानसभा चुनाव हो सकता है, सब चुनाव हो सकता है, महानगर पालिका 3 साल से आपने स्थगित क्यों रखा? क्योंकि आप चाहते हैं कि वन साइडेड में ये जो 60,000 करोड़ का जो बजट है बीएमसी, ये आपके हाथ में आ जाए। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये विवाद करे बिगर हिंदू वोट बटेगा नहीं। हिंदू वोट बटना जरूरी था, जो उत्तर भारतीय वोट है वो बटना चाहिए था। मराठी वोट जो उद्धव के पास कुछ है वो कम हो जाए, महानगर पालिका जो आर्थिक राजधानी का बजट है वो इनको मिले, और कोई कारण नहीं है। इन्होंने कभी भी हिंदुओं का हित की बात नहीं की है। आज अगर बोरीवली में आप देखोगे तो जितने हॉकर्स है, 1200 से 1500 हॉकर्स है, वेंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है, जब तक इनको आप शिफ्ट नहीं करते तब तक इनको हॉकिंग नहीं रोक सकते हो। प्रधानमंत्री का स्वानिधि योजना है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, 10,000 से 50,000 रुपया हर एक हॉकर्स को बीएमसी के द्वारा दिया जा रहा है, और यही बीएमसी इनके ठेले उठा रहे हैं। आपने जिस चीज को गिरवी रख के पैसा दिया है, उस व्यक्ति को तो आपने डिफॉल्टर बना दिया, उसका व्यवसाय बंद किया। उसका व्यवसाय केवल बंद नहीं हुआ, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उसके बच्चों की बीच में पढ़ाई छोड़कर उसको गांव लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई में रहना आसान नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमा भी ले आदमी, नमक रोटी खा भी लेगा, लेकिन उसके बच्चों की परवरिश करना, स्कूल का फीस भरना, ट्यूशन का फीस भरना, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम हिंदू यहाँ पे ज्यादा पीड़ित है बीजेपी की सत्ता में, और मैं तो मानता हूं जो हिंदी भाषी पर प्रांतित है वो ज्यादा पीड़ित होगा। और अगर आज हम लोग ने आंख नहीं खोला तो हमारे साथ बद से बदतर हमारी परिस्थिति होगी। और जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, ये भी उसमें लिप्त है। एकनाथ शिंदे ये भी एक व्यापारी आदमी है। जो व्यक्ति किसी और पार्टी को छोड़कर अपना सत्ता बनाने जाता है, वो विचारधारा की अगर बात करते कि किसी ने हिंदू विचारधारा छोड़ दिया, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मदरसाओं को 10 लाख का तो आवंटन आपने किया था 27 दिसंबर 2023, 4 महीना लोकसभा चुनाव के पहले आपने 5,000 से 7,000 मदरसाओं को आपने पैसे दिए। तो आपके विचार में आप जो बोलना चाहते हो उद्धव वो है, तो आप क्या है? तो आप भी एक हिसाब से एक कम्युनिटी का आप पोलराइजेशन करते हो, हिंदुओं को डराकर वोट लेते हो, और जहां जब भी इनको फायदा होगा वहां पे वो काम करते हैं। अगर उन्होंने किसी का पैसा माफ किया होगा, बिना अंदर टेबल ले ये काम नहीं होता है। ये पूरे के पूरे व्यापारी भरे हैं। आज जो भी सत्ता है, चाहे वो शिंदे है, बीजेपी है, या 70,000 करोड़ का कांड करने वाला अजीत पवार है, आपको क्या लगता है लोग आपका पब्लिक का सेवा करने के लिए आए हैं? ये व्यवसाय कर रहे हैं, ये व्यापारी लोग हैं। ये केवल अपना उद्धार करेंगे, अपने परिवार का उद्धार करना चाहते हैं। अजीत पवार सोचेगा उसका बेटा कब सीएम बनेगा, एकनाथ शिंदे सोचेंगे कब श्रीकांत शिंदे सीएम बनेगा, उद्धव सोचेगा कब आदित्य बनेगा। ये केवल अपने लोगों के लिए जीते स्वार्थी लोग हैं।
ये समाज के लिए नहीं है। समाज को बांट के ही राज करना चाहते हैं, जिस तरह अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल। ये जानते हैं कि हिंदुओं में भी बंटवारा हो, हिंदुओं को भाषा के नाम पे मारा जाए, हिंदी को टारगेट कर रहे, और कोई विवाद नहीं है। हम मराठी भाषा को सम्मान करते हैं, प्रिय हमारे लिए, हमारे जन्म या हुआ ऋण है, हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे, हमारा जन्म मरण सब यहीं होगा, तो भी हमारे लोग को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, जिसके पास एक एमएलए नहीं है, कॉर्पोरेटर नहीं है, एमपी नहीं है, राज ठाकरे को 11 सिक्योरिटी दिया गया है, 2 पुलिस वैन दिया है, वाई प्लस सिक्योरिटी मारने वाले को। ये तो इतिहास हो गया जी। ये अगर राजनीति में नहीं होता, मको का केस लगता है इस पर। आज अगर मैं हाई कोर्ट गया हूं, एक ही कारण से गया हूं, इसको मारने से रोकने का एक ही तरीका है। सरकार तो इसमें आ नहीं रही है। आप ठीक कह रहे हैं। 9 कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। 9 महीने से मैं फॉलो अप कर रहा हूं, एक लेटर का रिस्पॉन्ड नहीं आया। यहां से लेके मैं प्रेसिडेंट सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह, पिछली वाली याचिका में जो उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, बहुत भारी भरकम लोगों को भी जिम्मेदार बता दिया था, पार्टी बना दिया था। आपकी याचिका ऐसी तो नहीं है कि भारी भरकम लोगों को आपने पार्टी बना दिया हो, सिर्फ सरकार को पार्टी बनाया कि भाई सरकार इसमें जिम्मेदार है, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कानून अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है, या कुछ और ऐसे पॉइंट जो वाकई हाईकोर्ट को चौंका सकते हैं आंकड़ों के साथ? सुनील सिंह, मेरी आवाज आ रही है? सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। आपको मैं बता दूं क्या? आपको बता दूं? हाँ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। शुक्ला जी, आप बता दीजिए, पॉइंट बता दीजिए। इसमें हमने सब रेमेडी एग्जॉस्ट करके हम जब हाई कोर्ट में गए हैं, तो यहाँ पे पार्टी हमने स्टेट गवर्नमेंट को बनाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया हुआ है, हाँ। और राज ठाकरे को बनाया हुआ है, क्योंकि राज ठाकरे के लोग खुलकर धमकियां दे रहे थे, फोन कर रहे थे, ऑफिस रैंसैक उन्होंने किया, उसके बाद भी धमकियां चालू हुई है, और जो हिसाब से हिंदी मराठी भाषा का विवाद पैदा करके इन्होंने लोगों को मारने का काम किया, फिर बाद में वीडियो ना बनाया जाए और मारो लोगों को, ये जो लोग ने आदेश दिया, इसको रोका जाना जरूरी था। ये संविधान का उल्लंघन है। मैं 2 संविधान बोलूंगा, एक पार्टी का भी संविधान होता है, हर एक पार्टी का संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है कि अब सबको साथ में लेके चलेंगे, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, भाषा के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। ये सभी के संविधान में कॉमन लिखा है, चाहे वो एमआईएम हो या राज ठाकरे का पार्टी हो, एमएनएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या उत्तर भारतीय विकास सेना हमारी पार्टी हो। लेकिन इसने भाषा के नाम पे लोगों में एक द्वेष भावना डालने की जो बात की है, इसका वर्णन उसमें है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया है कि जो पार्टी का 2% वोट बैंक ना आए, तो उसका जो चुनाव चिन्ह है उसको जनरल कैटेगरी में लाया जाए। तो चुनाव चिन्ह जो रेलवे इंजन लेके बैठे हैं ना, इसको हम जनरल कैटेगरी में कर देंगे, ये याचिका में है। इसकी पार्टी की मान्यता रद्द हो, क्योंकि पार्टी के नाम पे आप रजिस्टर्ड करके लोगों को आप मार रहे हो भाषा के नाम पे, तो ये तो कहीं ना कहीं आपने संविधान का उल्लंघन किया है, पार्टी का भी और इस देश अरे का। वैसे भी एसआईआर के नाम पर सरदर्द हो रहा है इलेक्शन कमीशन का। सुप्रीम कोर्ट ने आज 65 लाख लोगों की लिस्ट मांग ली है कि भैया लिस्ट दे दो, पहले बता दो, हम देख तो लें कि कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन 124 साल का है। क्यों सैयद जब्बार साहब? और एक सरदर्द और दे रहे हैं सुनील शुक्ला। नहीं, देखिए क्या है, मैं मतलब पिछले 10-12 दिन से कह रहा हूँ कि एसआईआर के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, आप लिख करके रखिए। 3-4 समुदाय के लोग हैं जो टारगेट पर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाएं। इनमें जो 65.5 लाख लोग हैं एसआईआर के अंदर, इनमें इन्हीं समुदाय के लोग अधिकतर निकलेंगे, अधिकतर यही लोग निकलेंगे। अब महाराष्ट्र के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करी जाए, तो महाराष्ट्र के अंदर इतनी एग्रेसिव राजनीति करी जा रही है, जिसको देख करके हैरानी हो रही है कि आप जो है मतलब भाषा आधारित राजनीति भी नहीं छोड़ रहे हैं। धर्म आधारित तो चलिए आप करते ही करते हैं, वो आपके मेन एजेंडे में है, लेकिन भाषा आधारित राजनीति भी करने लगे, जात आधारित भी राजनीति आप करना चाहते हैं, भाषा आधारित भी करना चाहते हैं, धर्म आधारित भी करना चाहते हैं, लेकिन मेन मुद्दों की राजनीति तो नहीं इसी का नाम तो राज करने की नीति है, तभी तो राजनीति है। नहीं, राज करने के जो टूल्स हैं हमारे यहाँ उसी की नीति है। मनोज भाई, पहले की सरकारों को देखिए तो उनको घेरा जाता था करप्शन के मुद्दे पे। कांग्रेस की सरकार गई थी
आपको याद होगा बड़ा अन्ना आंदोलन हुआ था, वो किस मुद्दे पे हुआ था? वो करप्शन के मुद्दे पे हुआ था कि देश के अंदर बहुत करप्शन है, महंगाई बहुत है। अरे 1.5 रुपए अगर डीजल का या 1 राजलक्ष्मी जी। डीजल का पड़ जाता था, 50 पैसे या 2 रुपए 5 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ जाते, भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन पे लेटे हुए रहते थे कि अरे राजलक्ष्मी जी। अब सब खत्म हो गया। अब धर्म आधारित है, जात आधारित है, भाषा आधारित। अब बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों को मजा नहीं आ रहा है, तो उसने मुद्दे बदल लिए। भ्रष्टाचार पर हो सकता है कि मतदाता को ध्यान नहीं जाता होगा। राजलक्ष्मी जी, कर दिया गया, उठाए भी नहीं गए बहुत सी जगह पे। जी मनोज जी, देखिए ये बहुत सारे मुद्दे अभी उठाए गए अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं कुछ विषयों का थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगी। ये खास करके जो ये बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से निवेश छीन कर गुजरात को दिया जा रहा है। एक तो पहली बात ये है कि महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, ये सभी हमारे देश के ही अलग अलग राज्य हैं, और ये बात जानबूझकर ये जो है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है ऐसा कहकर। देखिए महाराष्ट्र का निवेश जो है वो गुजरात और कर्नाटका से तिगुना ज्यादा है। और उतना ही नहीं, महाराष्ट्र आज फाइनेंशियल सिचुएशन में आप अगर देखें तो 2024-25 में पहले नंबर पे है। और उतना ही नहीं, वो महाराष्ट्र का जो निवेश है वो पूरे भारत का जो निवेश है उसका 20% है। आप मुझे बताइए कि ये बात कहाँ से उठ रही है कि ये यहाँ का निवेश जो है गुजरात में जा रहा है। गुजरात का जो है निवेश है वो अलग है। हर एक राज्य अपना अपना जो है प्रयास करता रहता है कि हमारे यहाँ पर निवेश आए, और महाराष्ट्र इसमें कहीं पे भी पीछे नहीं हटा है। तो देखिए ये जानबूझकर लोगों को भ्रमित किया जाता है ऐसे विषयों को लेकर। अब एक और बात मैं कहूंगी कि ये जो बार बार ये भी एक बात निकलती रहती है कि भाजपा की जो सरकार है ये बीफ बैन को प्रमोट किया जाता है इसके तहत। और इसके लिए एक उदाहरण दिया गया अलामा फ्रोजन मीट के लिए, जिसके लिए अभी मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि उसको बहुत ज्यादा निवेश मिला है भाजपा की तरफ से। तो आप मुझे बताइए, नहीं उनकी तरफ से वो ये कुछ उन्होंने फंड्स लिए हुए थे। आप एक बार उसका जो है वेबसाइट ओपन करके देखिए, उसका जो है वो बफेलो मीट है। तो हमारे जो को पैनलिस्ट है उनको ये शायद पता नहीं कि गौ मांस और बफेलो मीट उसमें अंतर होता है, तो उसको बीफ करके एक टर्म दिया जाता है, लेकिन ये बीफ चलिए मुझे लगता है कि हम लोग मुद्दों से भटक जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर है कि बाबा सुनील शुक्ला ने याचिका लगाई है, तो उम्मीद करते हैं क्योंकि कल भी चर्चा करेंगे, कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, शुक्ला जी हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, और राजलक्ष्मी जी हमारे साथ होंगी, और सैयद जब्बाद भी होंगे, शुक्ला जी भी होंगे। और जब तक इस मसले पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है या डायरेक्शन हाईकोर्ट से नहीं हो जाते, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। और जो विवाद है भाषा के नाम पर, उस विवाद उठाने वाले लोगों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस चर्चा में मेरे साथ बने रहे थे। उत्तर भारतीयों के नाम को लेकर जिस तरीके से, भाषा विवाद को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है, उसमें एमएनएस मराठी लोगों के लिए अब नौकरी में 80% आरक्षण की भी मांग कर दी है। अब इसे आप कैसे देखते हैं? इसी मुद्दे को लेकर सुधाकर कश्यप लोगों के बीच गए, राय जानने की कोशिश की, सुनिए। राज ठाकरे की पार्टी ने, मनसे ने महाराष्ट्र में, मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी व्यक्तियों को रिजर्वेशन देना चाहिए, नौकरी में 80% रिजर्वेशन देना चाहिए मांग की है। यही मांग को लेके हमारे साथ कुछ उत्तर भारतीय हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या उनकी राय है। मनोज जी आप पहले बताइए कि क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन का सवाल है, मैं तो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मेरे ख्याल से आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण पाने का जो सचमुच हकदार है, जो गरीब है, जो बहुत ही तंग हालत में अपनी ज़िंदगी जीता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये आरक्षण थोड़ा सा अलग है, ये आरक्षण कोई ऐसा ओबीसी, एससी, एसटी या ओपन कैटेगरी का ये आरक्षण नहीं, ये आरक्षण का मामला अलग है। ये 80 और 20 का रेशियो का जो बात है कि 80% जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जहाँ तक इस बात का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
जो यहाँ पे पैदा हुआ, जो यहाँ की मराठी भाषा बोलता है, जो मराठी संस्कृति को अपनाया है, जिसने मराठी की जो भी चीज़ें हैं वो महाराष्ट्र की अपनाया है। क्योंकि देखिए मेरे फोरफादर्स यहाँ पे आए थे, आज हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। मैं मुंबई के परेल विभाग में पैदा हुआ, मैं अच्छी मराठी बोलता हूँ, मेरा यहीं पे शिक्षा विक्षा मेरी सारी चीज़ें यहीं पे हुई, यहीं पे मैं पला बड़ा, यहीं पे मैं नौकरी करता हूँ, यहीं पे मैं काम धंधा करता हूँ, यहीं पे मेरे 2-2 3-3 मकान है। हमारा यूपी में अभी देखा जाए तो कुछ भी नहीं, एक छोटा सा घर है, वो घर के अलावा थोड़ी छोटी मोटी खेती बाड़ी है। और जो कुछ भी, हम तो महाराष्ट्र के, हम तो मुंबई के हैं। वहाँ हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मुंबईया लोग आ गए, मुंबई से लोग आए हैं, हमें तो वो लोग महाराष्ट्रियन बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे लोग बोलते हैं लोग भैया लोग हैं। तो ये समस्या हम लोगों के साथ है, हम लोग यहाँ के हैं कि वहाँ के, हमको यही नहीं पता चल रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे पैदा लिया, जो यहाँ पे पला बड़ा, जिसने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, वो मराठी है, उसको भी 80% के आरक्षण में मिलना चाहिए। मेरा एकदम सिंपल फन रहा है। आपको क्या लगता है ये 80% का आरक्षण? ये 80% का मुद्दा जो है आरक्षण का, ये चुनावी आरक्षण है, न कि कोई आरक्षण है। ये चुनाव के लिए आरक्षण है, क्योंकि लोकल चुनाव हो गया, बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव में आरक्षण बोलूंगा मैं, उनको जैसे होता ना, केजरीवाल ने बोला था मैं ये फ्री करूंगा, वो फ्री करूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। आरक्षण केवल चुनाव के लिए। राज ठाकरे साहब ने बहुत अच्छी बात की, इससे हम लोगों को बहुत खुशी है। हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी, हमारे बिजनेस, हम लोग गाँव जाते हैं तो हमें परदेसी कहा जाता है। हम गाँव जाते हैं तो हमें परदेसी कहा जाता है, परदेसी आ गए। तो हम लोग यहाँ देसी हैं कि परदेसी है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ भैया कहा जाता है, वहाँ परदेसी कहा जाता है। तभी हमें सोचना पड़ रहा है, हमें भी जाके कोर्ट में भी खड़ा होना पड़ेगा कि हम कहाँ के हैं, गांव वाले यूपी से हैं कि मुंबई से। क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे लोग यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह सब कुछ, हम लोग यहाँ पे 66 अप्रोक्स रह रहे, 66 रह रहे। मेरे पिताजी रहते थे, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो हम लोग तो सोचना पड़ेगा कि यूपी में जाते, घर है, द्वार है, सब कुछ है, लेकिन लोग परदेसी की वोट दे दिए। तो हम लोग कहाँ के सोच रहा। और रही आरक्षण की बात, आरक्षण एक चुनावी आरक्षण है, एक कोई आरक्षण नहीं है। चुनाव के लिए एक मुद्दा है, आरक्षण दूंगा, लोगों को खुश करना है, लोगों को पानी के बुलबुले उड़ते हुए ऐसा दिखाई देना चाहिए, इसलिए सब है। कोई आरक्षण मिलेगा तो उसके हकदार हम लोग भी हैं, हमारी पीढ़ी यहाँ पर है, हम लोग भी यहाँ के महाराष्ट्र लोगों के साथ हैं, हमारे सब लोग हैं, तो हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जिसकी 2-3 पीढ़ी, जिसका जन्म स्थल ये हो गया, उसको तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम लोगों के लिए भी, हम लोग तो राज ठाकरे को थैंक यू बोलेंगे कि आरक्षण का मुद्दा हटा, हमें भी मिलना चाहिए। वो क्लियर करे। स्थानिक हम लोग भी हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि यहाँ का स्थानिक, हम लोग स्थानिक है। हम लोग मराठी में बात करते हैं, धंधा करते हैं, लोगों को काम देते हैं, यहाँ पे टैक्स भरते हैं, तो सब कुछ है। इसलिए हम लोग स्थानिक, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। एडवोकेट साहब, आप क्या बताएंगे, ये आरक्षण 80% का मिलना चाहिए, नहीं मिलना, मतलब क्या इसके बारे में? सबसे देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो है 80% का जो है आरक्षण का मुद्दा जो है, उस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। नहीं, जो महाराष्ट्र में उनको नहीं, अगर ऐसा महाराष्ट्रीयन अगर है तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कैटेगरी, हम भी अभी बोलते हैं ना, मी मुंबईकर, तर मी तर मुंबईकर आहे, माझे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से सब यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, सबकी यहाँ से ही कार्यकारी जो भी हमारा मतलब काम धाम है, सब कुछ हमारा यहाँ से। तो हमारे बच्चे या ये लोग, तो उनको भी उस मराठी के जो क्राइटेरिया है 80%, उसमें भी उत्तर भारतीयों को या अदर स्टेट से जो है, जो यहाँ पे जिनका बॉर्न बॉटम एजुकेटेड मुंबई में हुए हैं, तो उनका भी उस आरक्षण में होना चाहिए। और मैं इसका स्वागत करता हूँ, अगर ऐसा है। और इसमें तो जो हमारे जो उत्तर भारतीय, जो अदर स्टेट के लोग हैं, उनको भी उसका आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। आपका लगता है मतलब ये जो आरक्षण जो 80% जो है मराठी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसा जो राज ठाकरे की पार्टी का जो मांग है, उसमें बारे में आपको क्या लगता है? महाराष्ट्रातील मराठी लोकांना, हिंदी में, महाराष्ट्र के मराठी लोगों को जो आरक्षण का मुद्दा अभी राज ठाकरे साहब ने जो किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात रही कि यहाँ जो जन्मे हैं इतर प्रांत के जो भाषिक हैं, उनके बारे में क्या मापदंड है, क्योंकि वो भी यहाँ से 40-50 साल से रह रहे, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? उनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अगर आप महाराष्ट्र सरकार सोच रही है कि महाराष्ट्र के लोगों को 80% आरक्षण देना है, तो उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए। उत्तर जी, आपको क्या लगता है, आरक्षण जो है किसको किसको मिलना चाहिए? आरक्षण जो महाराष्ट्र, मुंबई में जन्मे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे आके रह के काम धंधा कर रहे हैं, और जो जन्मे हैं, उनको पूर्णतः आरक्षण मिलना चाहिए। चाहे हो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या महाराष्ट्रियन हो, सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। दीपिका जी, आप ये बताइए कि राज ठाकरे के ऊपर आज एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, तो क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए?
100% होनी चाहिए। यदि मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पूरा का पूरा मतलब न्यायालय का प्रक्रिया है।